Hello students, welcome to the राजेंद्र सम्राट फाउंडेशन। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 की जो बची हुई हेडिंग थी थर्ड पॉइंट से पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा था रूसी क्रांति तक, हमने उसको ख़त्म कर लिया था। फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये दूसरे वीडियो चैप्टर ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम इसे 2 पार्ट में बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति से। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूदा विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाईं तट पर थे। जो मजदूर थे उनके जो क्वार्टर मीन्स कमरे बोला जाता है, जैसे छोटे कमरे होते हैं उस तरह से छोटे कमरे, और उन कारखाने जो थे वो नेवा नदी, जहाँ फैक्ट्रियाँ थी ठीक नेवा नदी के दाईं ओर थी, वहाँ पे इन्हें बसा दिया गया था। बाएं किनारे पर फैशनेबल मतलब रिहायशी इलाके और विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। सरकारी इमारतें जो इस साइड दूसरी साइड थी, मतलब बाएं किनारे पर थी। और वो उस किनारे पर मतलब बहुत, जैसे उनका बंटवारा बीच में से नदी थी और उधर सॉरी कारखाना था, प्लस वो जो वर्कर्स थे सारे दाएं साइड रहते थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था, रिहायशी इलाके की तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। जो फरवरी महीने में क्या था, मजदूरों के लिए का जो खाद्य पदार्थ था उसकी कमी हो गई थी। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। जो संसदीय प्रतिनिधि लोग थे वो चाहते थे कि मतलब ये ड्यूमा की जो बैठक है ये ख़त्म ना हो, मतलब जो सरकार बची रहे, जो सरकार है तो ड्यूमा भंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो जार राजा था वो चाहता था भंग करना। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई इधर, क्योंकि उनको खाने की कमी थी, अनाज की भी कमी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगले दिन इस फैक्ट्री में मजदूरों ने समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब एक फैक्ट्री में ताला लगा तो उसी को देख के क्या और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल घोषित कर दी क्योंकि उन्हें भी खाने की दिक्कत हो रही थी, किल्लत हो रही थी, तो सभी मजदूरों ने ऐसा किया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। ज़्यादातर कारखानों में नेतृत्व कौन कर रहा था? औरतें कर रही थी। ज़्यादातर कारखानों में जो हड़ताल का नेतृत्व है वो औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। अब 22 फरवरी को ही, अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि 22 फरवरी जो है इसी को महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं थी इसमें, ये जो 22 फरवरी है देख सकते हो, इसमें महिलाएं जब कारखानों की हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? महिला दिवस के नाम से घोषित कर दिया गया 22 फरवरी को। राजधानी नाम दिया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। ये जगह का नाम है जहाँ तक वो पहुँच गई थी। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, मतलब कोई राजनीतिक पार्टी इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अब ये उस पार चले गए, उस पार जाके इन्होंने जब घेर लिया तो जो मौजूदा सरकार थी उसने क्या किया, इस पर कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। मतलब 22 को तो शुरू हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इधर उधर होने लगे, फिर वापस वो 2 दिन बाद इकट्ठा हो गए। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों
और पुलिस को तैनात कर दिया। अब सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए क्या किया, घुड़सवार जो सैनिक पहले होते थे, घोड़े पे जाते थे, उनको तैनात कर दिया और पुलिस वालों को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब जो 25 फरवरी को इसे क्या किया, ड्यूमा जो थी संसद, उसको भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। अब सरकार के जो ये फैसला लिया था इसके खिलाफ क्या हुआ, राजनीतिक बयान आने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। अब ये क्या हुआ, बाएं तट के इलाके में, रिहायशी इलाके में प्रदर्शनकारी आ गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। अब वो गुस्सा उन्हें लगी हुई थी और ज़्यादा बहुत मतलब उनके खिलाफ हो चुके थे, हड़ताल चली रही थी, तो सब इधर आके दूसरे साइड पे आके उन्होंने क्या किया था, जो पुलिस के मुख्यालय थे उसको तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। अब रोटी की उनकी और तनख्वाह की कमी हो गई, काम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो सब रोड पे आ गए और उन पे नारे लगाने लगे। असंख्य लोग जमा हो गए। सरकार ने स्थिति का नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब उन्हीं के लोग थे तो इसलिए कैसे उस पर गोली चला सकते थे, क्योंकि वो अब किसान के ही बच्चे थे, मतलब लोग थे, किसान ही थे जो उसमें सिपाहियों में भर्ती हुए थे, तो इसलिए वो अपने ही लोगों पे कैसे गोली चला सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। अब जब हड़ताल मतलब बगावत बढ़ने गई, जब नारेबाजी हो, तो औरों ने भी देखा और औरों ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। जहां संसद की बैठक हुआ करती थी ड्यूमा की, वहीं अब ये क्या हो गए, अब सैनिक और मजदूर दोनों एक साथ मिल गए। अब ये मिल गए तो सोवियत या परिषद का नाम रखा। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो जब सैनिक और इसमें कौन कौन मिल गए थे, सैनिक और मजदूर जो मिल गए थे, वहीं से क्या हुआ, सोवियत का जन्म हुआ। तो उसे पेट्रोग्राद राजधानी थी, वहीं से हुआ, तो इसे पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हो गया। एंड यह सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, जो सोवियत थी मतलब वहाँ का संगठन था, इसीलिए। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गए, मतलब एक तरह से उनका दूत समझ लो, तो वो गए लीडर बन के, उससे राजा से मिलने गए। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। जो सैनिक के कमांडर थे वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा कि आप राजगद्दी छोड़ दो। उसने कमांडरों की बात मान ली। अब तो घेर ही लिया था तो करता ही क्या, इसलिए उसने बात मान ली। नहीं मानता तो फिर उसे भी मार देते। 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। उन्होंने एक अलग से सरकार बना ली और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। अब उन्होंने कहा कि कोई राजा फैसला नहीं लेगा, जो फैसला लेगी वो संविधान सभा लेगी। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, और वो भी फैसला कब होगा, जब चुनाव वयस्क मताधिकार के फैसलों पे डिमांड पे होगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में था। अब उन्होंने राजशाही खत्म कर दी थी। और यहाँ पे है फरवरी क्रांति में महिलाओं का देखा ही था, उन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ के सारा लीडिंग की थी। अब उस क्रांति के बाद क्या हुआ तो यहाँ पे देखते हैं। अगली हेडिंग है फरवरी के बाद। अब क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, वो जो वहाँ पे जब संसद भंग हो गई, राजशाही खत्म हो गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में यहाँ पे दिया। तो अगली हेडिंग है हमारे पास ये, फरवरी के बाद। अंतिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। इसमें उद्योगपति, भूस्वामी और सरकारी जो सैनिक अधिकारी थे वो सारे प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी कोई सरकार गठित हो जाए। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई।
अब जो लोग मिलकर जनसभा कर सकते थे, संगठन बना सकते थे। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। मतलब निर्वाचन का जो तरीका अलग अलग था, लेकिन फिर भी उस पे उसी के अनुसार फिर भी पेट्रोग्राद जो सोवियत थी उसके तर्ज पे उसी के अनुसार एक हर जगह सोवियतें बना ली गई, संगठन बना ली गए। अप्रैल 1914 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता वालिदमीर लेनिन रूस लौट आए और ये वहाँ से रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। जो बोल्शेविक थे वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 1914 में ही ये ये अपील हो गई थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण से मतलब है कि बड़े छोटे छोटे बैंक बड़े बैंक में मर्ज हो जाए, मतलब एक साथ मिलकर काम करने लगे। इन 3 मांगों को लेनिन ने अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन की जो अप्रैल थीसिस है वो इन्हीं को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सारी जमीन किसानों को दे देना, युद्ध की समाप्ति। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। जो अब वहाँ से क्या हुआ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। पहले क्या थी, बोल्शेविक पार्टी थी, अब यहाँ से इसे कम्युनिस्ट पार्टी से जानते हैं। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है। वो जानते थे कि मतलब जो समाजवादी उन्हें क्रांति करनी थी वो सोचते थे कि अभी सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने जो अंतरिम सरकार उस टाइम बनी थी उसी को समर्थन दे दिया। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटना ने उनकी सोच बदल डाली। फिर उसके बाद जो कुछ घटनाएं घटी तो उनकी सोच बदल गई। गर्मी में मजदूर आंदोलन और फैल गया। अब फिर से आंदोलन होने लगा, मजदूरों ने फिर से आंदोलन कर दिया क्योंकि सरकार सही से नहीं चल रही थी, तो इसलिए उनका आंदोलन। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। तो मजदूर जो थे, जिस तरीके से वो उनके मालिक चला रहे थे, तो वो अपने तरीके से चला रहे थे और मजदूर जो है कि उस पर सवाल खड़े करते थे, उन्हें पसंद नहीं था। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपनी प्रतिनिधि भेजी। जो अखिल मतलब इनकी जो मिलकर जो सोवियतें थी वो एक कांग्रेस के नाम से, सोवियत कांग्रेस के नाम से जानी जाती। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। अब जो उस टाइम में मौजूदा सरकार थी वो हल्की पड़ने लगी और यहाँ पे जो बोल्शेविक थे इनका प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब सरकार का दबदबा कम होने लगा तो उसने और सख्त कदम उठाने शुरू किए। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब मजदूरों को परेशान करने लगे। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। अब उनके जो आयोजन कर रहे थे उनका विशाल प्रदर्शन किया था, उसका भारी दमन किया गया, उसे मतलब परेशान किया गया। उन पे बहुत सारा जैसे लाठीचार्ज की गई, उन्हें मारा पीटा गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव के किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। मतलब भूमि वितरण की जाए उन्हें। जैसे होता था कि जब उनका काम खत्म हो जाता था तो फिर वो वापस अपने लीडर को सौंप दिया करते थे, फिर अगले सीजन में वो वापस से ज़मीन ले लिया करते थे, जिसको जैसे ज़रूरत होती बराबर से दे दी जाती थी ज़मीनें। तो वही वो कहने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियाँ बना दी गई। अब उसके लिए क्या लैंड जो ज़मीन की समितियाँ बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब उनसे जो प्रोत्साहन मिला तो उससे क्या किया, किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। अब आगे आता है अक्टूबर की क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति यहाँ से शुरू होती है। अगली हेडिंग, अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया,
लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। अब लेनिन जो थे सलाहकार, उन्हें लगा कि ये जो सरकार है ये तानाशाही थोपना चाहती है। तो दिसंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाए। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब यहाँ पे ये सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी हो गए। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। मतलब प्लान तो उनका बन गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कब ये लागू होगा। यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना जो डेट्स वगैरह हैं और ये जो नाम हैं किसके नेतृत्व में ये सोवियत क्रांतिकारी जो आगे बढ़े थे। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब इन्होंने बताया नहीं था और अचानक ही 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू कर दिया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कैरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तो जो प्रधानमंत्री था इनका, जो सरकार का, वो तो सैनिक इकट्ठा करने शहर से बाहर चला गया था। तड़के ही सरकार के दफ्तर सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। अब इनके जो अखबार थे उस पर इन्होंने सैनिकों ने कब्जा कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों का नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लें। जब तक सैनिक कब्जा करते उससे पहले इन्होंने आदेश दे दिया लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। तो उल्टा हो गया। यहाँ पे वो चाहते थे कि इनके लीडरों को गिरफ्तार करें और जो सैनिक हैं इन सबको भगा दिया जाए, तो इन्होंने उल्टा कब्जा कर लिया। उसी दिन अरोरा नामक युद्ध पोत में विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। अब इन्होंने विंटर पैलेस पर ही बमबारी शुरू कर दी यहाँ पे। तो अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब सैनिक ठिकानों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांति समिति के नियंत्रण में आ चुका था। अब सारा क्या था, क्रांतिकारी जो समिति थी उसके अंदर आ गया और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। अब यहाँ पे फिर जब सब ने सरेंडर कर दिया तो यहाँ पे पेट्रोग्राद जो राजधानी थी उसमें अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके का बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब इसमें क्या था, बोल्शेविकों का जो नियंत्रण इस पे हो गया था दिसंबर तक जाते जाते। उसके बाद आता है अब जो ये क्रांति हुई थी अक्टूबर में, उसके बाद क्या क्या हुआ, तो यहाँ देखा जाए क्या क्या बदलाव किए गए थे। अगली हेडिंग हमारी ये है कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव हुए। तो अक्टूबर के बाद बदलाव मतलब जो क्रांति हो गई थी, इन सब के बाद उन्होंने अपना कब्जा हासिल कर लिया, तो उन्होंने क्या क्या बदला। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति मतलब निजीकरण से के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी एक की निजी संपत्ति हो। ज़्यादातर लोग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। ज़्यादातर बैंक क्या हो गए थे, राष्ट्रीयकरण। काम तो उनका पूरा वही चला था जो चाहते थे। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जो सरकार बनी थी उसके नियंत्रण में उनका सारा कारोबार आ चुका था। जमीन और सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। जो जमीन को क्या किया गया, सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जाए। अब यह क्या हुआ, बड़े बड़े जो घर थे उनका घर छीन के छोटे छोटे लोगों को, जो जिनके पास घर नहीं थे, उनको दे दिया गया। जो और मतलब थे उनके रहने के लिए जगह दे के उन्हें बाकी जो लोगों में बांट दिया गया।
अब हुआ क्या, जो मकान मालिक थे उनको उनके रहने के लिए हिस्से की ज़मीन छोड़ दी, बाकी जो छोटे छोटे किसान थे, गरीब लोग थे, उन सब में बांट दिया गया, ज़रूरतमंदों को दे दी गई। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जो अभिजात वर्ग था वो अपना दबदबा दिखाता था, वो सब पे रोक लगा दी। परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। अब उन्हें वर्दियाँ बदल दी गई, तो लोगों के सामने थी वर्दी पहन के वो घूमते, तो इसलिए उनकी वर्दी भी यहाँ देख सकते हो कि अलग हिसाब से उन्हें चेंज कर दी गई थी। इसलिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी बुद्दियोनोवाका का चुनाव हुआ था। मतलब ये जो टोपी का नाम है, ये बुद्दियोनोवाका का नाम है। बुद्दियोनोवाका का चुनाव किया गया था। ये बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दी गई। अब इनकी सरकार होने लगी, तो इन्होंने क्या किया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बदल दिया इसका नाम। बोल्शेविक पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये अंडरलाइन कर लेना। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिली। अब संविधान के लिए वो चाहते थे कि संविधान के लिए बहुमत मिले, लेकिन वो नहीं हो सका, नहीं मिली। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। और लेनिन जो थे इनके सलाहकार, इन्होंने क्या किया, उसे बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि निश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। कह रहे हैं जो अटेंडेंस में चुनी गई उससे ज़्यादा क्या कि जो रूसी सोवियत कांग्रेस है वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अब ये जर्मनी से हाथ मिला लिया इन्होंने। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। ये जो बोल्शेविक पार्टी थी, ये इनके लिए अकेली पार्टी थी रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। अब इसे देश की संसद मान लिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। रूस अब एक दल की व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था। ये अंडरलाइन कर लेना सारा जो नाम बदले गए हैं। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। अब लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। वो समाजवाद चाहती थी पार्टी और परिवर्तन चाहती थी, इसलिए जो लेखक थे और जो समाज सुधारक थे सब इनकी तरफ आकर्षित हुए। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। अब इन्होंने अपनी कला दिखाना शुरू कर दी, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों पर पार्टी से मोह भंग भी होने लगा। अब सेंसरशिप में होता क्या है कि जैसे जो चीज़ सरकार को नहीं पसंद है, सेंसर बोर्ड उस चीज़ को बैन कर देता, तो इससे इनका क्या होगा, पार्टी के जो प्रेम था वो ख़त्म होने लगा, लगाव था। उसके बाद होने लगा धीरे धीरे फिर आगे यहाँ पे गृह युद्ध। अब गृह युद्ध अगली हेडिंग हमारी है। तो जब बोल्शेविकों ने जर्मनी के पुनर्वितरण का आदेश दिया गया, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। अब जो बोल्शेविक थे उन्होंने ज़मीन का जो पुनर्वितरण करने के लिए कहा तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। अब जब किसान थे तो उनकी ज़मीन भी बढ़ जाती, क्योंकि उनके पास अगर बड़ा हिस्सा है ज़मीन का, कमा के उन्होंने किया है, तो अब वो ज़्यादा हिस्सा भी उनका टुकड़ों में बंटने वाला था। उनके लिए छोड़ के बाकी हिस्से जो एक्स्ट्रा थी वो उन्हें दूसरों में बांटनी पड़ती, इसलिए वो उससे खफा हो गए। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। अब वो सेना छोड़कर घर किसान जो थे वो अपने खेत देखने के लिए चले गए। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। अब उसकी निंदा करने उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, रेड्स
से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। अब बोल्शेविकों से ये लड़ने के लिए क्या हुआ कि टुकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थकों वाइट्स, अब यहाँ रेड, ग्रीन और वाइट्स में तीन तीन ग्रुप टुकड़ियाँ बट गई थी, का नियंत्रण हो गया था। अब तीन लोगों का 19 में क्या, ग्रीन और वाइट्स का, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे वो ग्रीन और जो जार के समर्थक थे वाइट, अब इनका नियंत्रण हो गया। जो बोल्शेविक वाले थे रेड्स, ये कमज़ोर पड़ने। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया। अब इन्हें इन तीनों का समर्थन मिल गया, फ्रांसीसी और अमेरिकी और ब्रिटिश के साथ साथ जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल गया। अब इनकी पावर ज़्यादा बढ़ गई। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि समाजवाद ज़्यादा आगे बढ़े। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। अब इनमें जो गृह युद्ध हो गया तो बहुत ज़्यादा ही समस्या खड़ी हो गई। तो लूट मार हुआ, डकैतियाँ बढ़ी, भूखमरी हो गई, अनाज की समस्या होने लगी, तो खाने पीने की भी सारी चीज़ दिक्कत होने लगी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। अब जो ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसान थे उनको सताना शुरू कर दिया इन्होंने। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। अब जन समर्थन इनके खिलाफ कम होने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। अब इस पर जो रूसी जो हिस्सा था उस पर साम्राज्यवाद के ज़्यादातर हिस्सों पर किसने कर लिया, बोल्शेविक का नियंत्रण हो चुका था। अब अब ये ज़मीन का बंटवारा करने लगे तो इस हालात में इन्हें समर्थन कम मिलने लगा किसानों का। उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जद्दीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। अब यहाँ तो जो गैर राष्ट्रवादी थे वो और मुस्लिम लोगों की वजह से इन्हें, जो मुस्लिम बस्तियाँ थी उनका सपोर्ट मिला था इन्हें। जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा के बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के काम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया। तो यहाँ पे मर्डर भी बहुत हुआ, मारा काटी हो गई। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। अब वो परेशान हो गए कि सरकार चाहती क्या है, और ये सरकार क्या एक अग्रेसिव हो गई, मतलब एक तरह से ज़्यादा ही उनके ऊपर अत्याचार करने लगी। तो आंशिक रूप से इसी समस्या के निपटाने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं और सोवियत संघ USSR, यहाँ पे सोवियत संघ का नाम शुरू हो गया, यहाँ से सोवियत संघ बन गई। दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किए गए राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। अब उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई जो बोल्शेविक थे। लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास में आंशिक रूप से सफल हो गई। मतलब यहाँ इधर उधर घूमने की चीज़ें, जो घुमंतु चीज़ थी उसकी रोकथाम लगाई, तो इससे कुछ लोगों का इन्हें जन समर्थन मिल गया। तो अगली हेडिंग हमारे पास है समाजवादी समाज का निर्माण। अब यहाँ जो समाजवादी समाज था उसका निर्माण कैसे हुआ यहाँ देखते हैं। गृह युद्ध के दौरान, अभी तक जो चला था ये गृह युद्ध ही, आपस में मतलब घर में ही एक तरह से, मतलब राज्य में ही लड़ाई होने लगी, देश में लड़ाई होने लगी, तो इसे गृह युद्ध कहा जाता है। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। इसकी गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन बोल्शेविकों ने क्या कि उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था, जो समाजीकरण हो चुका था उस पर छूट दे दी कि जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। सामूहिकता मतलब जो दिखाना चाहते थे, उसलिए इसका खेतों का उपयोग किया करते थे। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई, मतलब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है।
जो अफसर थे वो सोचते थे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है कैसे काम करेगी। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। तो अब उन्हें नहीं समझ में आता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना के तौर पे इन्होंने शुरू कर दिया। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की, जो हमारे देश में भी चलती है पंचवर्षीय योजना, इसी आधार पे चलती है। पहली दो योजनाओं 5 साल की जो योजना होती है उसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पहली दो योजनाएं जो चली थी 1927 से 1932 तक, और फिर उसके बाद दूसरी 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। अब इन्होंने कीमत स्थिर कर दी ताकि औद्योगिक विकास बढ़ सके। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली थी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, नए नए शहर औद्योगिक बनने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगी, बहुत तेज़ी से विकास करने लगी। मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। अब ज़्यादा तेज़ी से काम करने की वजह से क्या हो गया, जो इनके काम करने की स्थिति थी वो खराब होने लगी थी। ज़्यादा काम करने में तो इन्होंने बहुत चीज़ें उससे लापरवाही दिखाने लगे थे, इससे इनकी स्थितियां खराब होने लगी। मैग्निटोगॉस्कर शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। स्टील कंपनी थी जिसका निर्माण 3 साल के अंदर ही हो गया था। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। अब उन्हें जल्दी काम कराना था, इसलिए मजदूरों को सताया जाता था। अब मजदूर ही काम करेंगे तो इसलिए उन्हें और परेशान किया जाता, ज़्यादा काम कराया जाता था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। अब इसी की वजह से हड़ताल वगैरह भी होने लगी होगी, तो 550 बार, मतलब 550 बार काम रोक दिया गया। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। अब उन्हें मतलब फ्रेश होने भी जाना होता था, तो 40 डिग्री तापमान, मतलब इतना ज़्यादा तापमान था, उसमें जाके उन्हें फ्रेश होने सड़क के उस पार जाना पड़ता था। वहाँ ठंड ज़्यादा ही होती थी, जैसा आपने पहले भी पीछे पढ़ा है कि बर्फ़बारी भी होती थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी। एक विस्तारित शिक्षा, क्या मतलब एक सिस्टमैटिक शिक्षा और व्यवस्था विकसित की गई। एक अच्छी शिक्षा उनके लिए विकसित की गई, और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया। तो उन्हें मतलब ये समझ में आया कि जब ये प्रशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो तभी ये मतलब अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए स्कूल खुलवाए गए और उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था की गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, वही आंगनवाड़ी जिसे कहा जाता है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा, मतलब मोहल्ला क्लिनिक टाइप का जैसे आजकल चलता है, तो वो हो गया। और जैसे डिस्पेंसरीज हो गई, उन्हें उपलब्ध कराई गई। मज़दूरों के लिए, जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए EWS कार्ड बनता है, उनकी अलग से डिस्पेंसरी में होती है, छूट मिलती है। तो मज़दूरों के लिए काम किया गया। मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, उनके रहने के लिए मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। तो मतलब जहाँ तक हुआ सिर्फ वो वहीं तक उसको अच्छी तरह से बना पाए। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। अब यहाँ पे स्टालिनवाद जो है उसके और उसकी क्या नीति थी और सामूहिकरण क्या था। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। मतलब जो ये थी खेती थी, अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो का दौर था, खेती सामूहिकरण से हुआ था, मतलब ग्रुप में करने के लिए वहीं से हुआ। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में के अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता। अब सरकार ने क्या किया कि एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा अनाज कोई पैदा नहीं, मतलब बेच नहीं सकता, इससे महंगा नहीं बेचता। एक मार्केट रेट बना दिया। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्हें घाटा होता था, तो इसलिए वो बेचना नहीं चाहते थे। अब सरकार सोच रही थी कि अगर सही रेट में बेचेंगे तो सब लोग आसानी से खा सकते हैं, लेकिन किसान उस पर राजी नहीं थे क्योंकि उनका नुकसान था। लेकिन लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत
बढ़ बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे शायद कीमत बढ़ेगी, तो इसलिए वो नहीं बेच रहे थे। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज की जब्त करना जरूरी था। अब इन्होंने जो व्यापारियों के पास अनाज जमा था, तो उस पर इन्होंने छापा मारना शुरू कर दिया, ताकि उनके पास जो जमा अनाज है वो जब्त कर लिया जाए। तो इस डर से उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। 1928 में पार्टी के सदस्य ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में जो संपन्न किसान थे उन्हें कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, तो खेत के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। उन्हें लगता था कि मतलब शायद खेत बहुत छोटे हैं, इसलिए अच्छे से खेती नहीं हो पा रही, तो बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए उन्होंने सामूहिकरण, ग्रुप बना लिए, छोटे छोटे खेत मिला के बड़ा बना लिया। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसान के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो छोटे छोटे खेत थे, उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ, छोटे खेत थे, तो इसलिए उन्हें ग्रुप में किया गया। आधुनिक खेती विकसित करने के लिए उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। तो ये सारी चीज़ इन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब सरकार के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर हो गया, तो अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। अपने हिसाब से वो खेत बोते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर बुआई की गई। तो आधुनिक मशीनों के दौर में यहाँ डायग्राम दिया गया है, तो आधुनिक मशीनों के तौर पर लाइक गुंडागर्दी पूरा करने लगे थे, अपने हिसाब से वो सारा काम करते थे। इसके बाद स्टालिन सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। अब उन्होंने आदेश दिया कि मतलब अब खेती तो कर ली, लेकिन अगर किसान काम नहीं करेंगे तो फिर उसमें पैदावार सही नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने आदेश बना दिया कि किसानों को काम करना होगा। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व के में सौंप दिया गया। तो जो स्वामित्व था उनको सौंप दिया गया ज़्यादा सामान। इससे सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करते थे और कॉल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया, मतलब उससे जो खेती होती थी उसको सभी में बराबर बांट दिया जाता। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। अब यहाँ समस्या ये होगी कि जिसके पास कम खेती थी उसको भी, और जिसके पास ज़्यादा खेती थी उसको भी उतना ही मिलना लगा। तो उन्होंने क्या किया कि अगर जब हमें उतना ही मिल रहा है तो हम इतना काम क्यों करें, तो वो अपने बैलों को ही मारने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। तो उन्होंने अपने जानवरों को ही मारना शुरू कर दिया, ताकि नहीं रहेंगे तो हमें भी काम नहीं करना पड़ेगा और हमें भी उतना ही मिलेगा। तो लोग चालाक ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने भी ऐसा कर दिया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। अब जो उसका विरोध करता था तो उसे पता लगने के बाद सज़ा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवादी के विरोधी हैं। कह रहे हम अमीर भी नहीं हैं और ना ही हम समाजवादी के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। जो स्वतंत्र किसान थे, जो अपना खेती करते थे, तो उन्हें सरकार कोई मदद नहीं करती थी। बाकी जो ग्रुप में होते थे उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। अब उनमें जैसा चाहते थे वैसी वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें वृद्धि नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ और अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। अब सब इसकी आलोचना करने लगे, तो स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप किया। तो उन्हें लगा कि ये समाजवाद के खिलाफ है, तो इस पर सज़ा सुनाने की कोशिश की। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को यह
या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बस सरकार अपना एकदम राजशाही तरीके से काम कर रही थी। उनको उठा उठा के फेंक दिया जेलों में, मतलब ना रहेंगे ना ही इस चीज़ का विरोध करेंगे। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरोध साजिश में हिस्सा लिया था। जबरन उनसे बयान लिखाया गया और इस आधार पर उन्हें मार दिया गया, और मार भी दिया गया बहुत लोगों को। उनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे, मतलब कुछ उसमें अच्छे लोग थे जिनको उन्हें भी मार दिया गया। अब आते हैं, अगला हमारा जो 5वां पॉइंट है वो रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव देखते हैं इसमें। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, अभी उन्होंने जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया था, और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी। अब जो यूरोप की जो समाजवादी पार्टी थी इससे सहमत नहीं थी कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। जो मेहनतकश लोग थे उनकी राज्य की स्थापना हो रही थी, इसलिए पूरी दुनिया भर में एक नई उम्मीद जमा दी कि हम भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सारे देशों में, जैसा अभी भी आपने देखा होगा, हर देश की अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी होती है। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देश के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाई गई कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, मतलब उन्हें पढ़ाया गया। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सोवियत संघ एक मतलब बड़ी पार्टी लगभग बन चुकी थी, और ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक तौर पर, मतलब ग्लोबल उसके कई देशों में कई जगह उसका नाम पहुंच चुका था, बहुत बड़ा संघ बन चुका था, की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल गई और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। जो रूसी क्रांति थी उसके आदर्शों के अनुरूप ये नहीं थी। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वो जानते थे कि मतलब सोवियत संघ में जो चलना चाहिए वैसा नहीं है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है। अब वो ये देख रहे थे कि एक पिछड़ा हुआ देश जो हो गया एक सोवियत संघ बन गया, ये महाशक्ति बन चुका था उस टाइम। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था जो गरीब थे। अब इसी तरह से महाशक्ति होता है, मतलब वहाँ के जो पर पर्सन का इनकम होती है वो बढ़ जाती है, अच्छे से खाना मिलता है, दाल रोटी, मतलब उनकी पढ़ाई शिक्षा लेवल सब सुधर जाता है, तो उसे महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। विकसित देश, फिर उसके बाद वो महाशक्ति हो गया। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह के आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। लेकिन सब चीज़ था पर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, और विकास परियोजना को दमनकारी नीति के बल पर लागू किया गया था। जो विकास परियोजना ये थी उन्हें डरा धमका के ही लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई। अब इसकी प्रतिष्ठा मतलब इसका नाम कम रह गया, जो प्रतिष्ठा थी वो कम होने लगा। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्श का सम्मान करते हैं, लेकिन सभी देश में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार हैं, मतलब अलग अलग उनके पुनर्विचार हैं, पहले कोई लेके वो चलते हैं। तो ये था चैप्टर आपका सोवियत और रूस में जो भारत था उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स हैं ये भी पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? मास्को, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा 1930 में कि जो मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है।
सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है, जरा सारी जगह मजदूर थे, क्योंकि बिजनेस उस टाइम कंपनी चल गई थी तो ज़्यादातर सब उसी में लगे हुए थे। तो मजदूर थे, भागम भाग की ज़िंदगी हो गई थी। आम जनता रईसों के साय में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती थी। कह रहे कि रईसों से मतलब जो बड़े लोगों से वो दबी हुई नहीं दिखती थी। जो लोग सदियों से नेपथ में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए। मतलब अब दबाव नहीं रहा, समानता की तरह से समाजवादी के तौर पे चलने लगे। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारे पन्ने के पहाड़ को उतार फेंका। मतलब वो हैरान थे टेकोनाथ देख के कि मतलब भारत की भी स्थिति वही थी और उसकी भी, लेकिन भारत आज भी वैसे ही है और तरक्की तो किया है लेकिन उतना ज़्यादा गरीबी भी है। आज भी कितने लोगों को खाने को नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे सबको मिलने लगा था, सब गरीबों को खाना मिलने लगा था। तो ये अपने बारे में इन्होंने देखा तो उसको कहा कि एक जिन जो था नाइट जिन की तरह उन्हें रात में आया और सब कुछ बदल के चला गया। तो ऐसा वो कह रहे हैं अपने वाक्य में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो, हर क्लास की लगभग हम वीडियो बनाते हैं, सारी आपको मिले टाइम पे, आपको पहले मिल जाए। ठीक, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।